हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज आपकी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि आज के क्वेश्चन कुछ अलग ही होंगे। यह आपका जो पेपर था 2024 में, जिसका सेट नंबर 346 FY था, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन्हें आज आपको दिखाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहला कार्य है, वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब आपके पास दो लेंस है और दोनों लेंसों की जो प्रत्येक की फोकस दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपने मान लिया कि F1 इस लेंस की फोकस दूरी है, वो भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और F2 कितना है, वो भी 10 सेंटीमीटर है। लेकिन आपके पास उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। ठीक है, इसने कहा है कि बिंदु जो O है, ये वाला, के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करनी है। मतलब इस लेंस से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी ज्ञात करनी है, तथा किरण आरे की बुनाई संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता बतानी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका किरण आरेख बनाएंगे। मान लिया एक किरण ये चली और ये किरण इस बिंदु पर आकर मिल जाती है। ये बिंदु है आई, इसे आप आई डैश मान लीजिए। क्या है, आई डैश। ये आप जानते हैं कि इसने इस लेंस से वस्तु की दूरी जो दे रखी है उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी है आपके पास, -20 सेंटीमीटर, और आपने इसके प्रतिबिंब की दूरी मान ली x। ठीक है, कितनी मान ली है, x, मतलब v बराबर x। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब उत्तल लेंस के लिए लगा रहे हैं तो फोकस दूरी f1 ले रखी है, तो 1/f1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। 1/v कितनी है, x, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 20। ठीक है बात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 1/x माइनस माइनस प्लस 1/20, और ये 1/20 इधर आकर हो जाएगा माइनस। तो 1/x बराबर, ये इधर जाकर माइनस, यानी कि 1/10 माइनस 1/20। 1/x बराबर 10 और 20 का लैस कितना होगा, 20। तो 10 दूनी 20, 20 ही कम 20, मतलब टोटल बन गया है कितना, x। 1/x बराबर 1/20, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर होगा 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ चुकी है, ये कितनी आई है, 20। और अगर आप इससे उत्तल लेंस से अब देखें, चूंकि सॉरी अवतल लेंस से ये जो आई डैश है, इसके लिए क्या कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का। तो अवतल लेंस से इसकी दूरी कितनी बैठेगी, अब अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, तो अब अवतल लेंस के लिए निकालते हैं। अब अवतल लेंस के लिए आपको दूरी चाहिए, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 20 है, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 30, यहाँ से यहाँ तक की 20, तो बाकी कितनी बचेगी,
मतलब जो u की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 30 माइनस 20, तो बराबर कितना 10। लेकिन वैल्यू कैसे ली जाएगी निगेटिव, तो u की वैल्यू कितनी है इसके लिए -10। v की वैल्यू आपको पता नहीं है, और F2 की वैल्यू इसके लिए दे रखी है -10 सेंटीमीटर। तो सूत्र आप दोबारा लगा दीजिए यही कि क्या होगा 1/F2 बराबर 1/v -1/u, 1/-10, 1/v और 1/-10। तो ये क्या बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस, इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस। तो 1/v बराबर 1/10, इधर माइनस का है, ये भी इधर आकर माइनस, यानी कि 1/10 और -1/10, टोटल -1 -1 माइनस के 2/10। तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ से उल्टा कर दीजिए, -10/2, कटकर कितना -5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास जो इसका द्वारा प्रतिबिंब बनेगा इसका, वो कितनी दूरी पर बनेगा 5 सेंटीमीटर पर। तो अब इससे किरणें चलेंगी, ठीक, और ये क्या करेगा यहां से आते ही प्रतीत होंगे, यानी कि इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, ठीक है इतनी बात। तो ये दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब टोटल यहां से यहां तक की 10 थी, तो ये भी कितनी 5। तो कुल मिला के जो आपका लेंस होगा कौन होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब उत्तल लेंस ये है, उत्तल लेंस से पूछ रहा है ना, उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की, तो कितनी, अब यहां से यहां तक की है 20 और यहां तक की कितनी है 5, तो टोटल कितनी बन जाएगी 20 ये और प्लस 5 ये, तो टोटल 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ये वाला। इसमें क्या कहा कि आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है। पहली कंडीशन है कि जब कला संबंध हो स्रोत, और दूसरी कंडीशन है कि जब कला असंबंध हो। मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में I1 दे रखा है I के बराबर, और I2 दे रखा है 4i। ठीक है बात, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इसका। इसमें आपको पहली कंडीशन दी है कि जब स्रोत कला संबंध हो, अगर स्रोत कला संबंध हो गए तो जो इसकी अधिकतम परिणामी तीव्रता होगी, मतलब आई मैक्सिमम परिणामी तीव्रता, जो आई मैक्सिमम होगी वो होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2। ठीक है, तो मान रख दीजिए, इसके लिए जो I मैक्सिमम बन जाएगा वो कितना बनेगा, I1 की वैल्यू I है, प्लस I2 की 4 है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I और इंटू I2 4i। तो 4i कितने 5i, प्लस आप जानते हैं कि 4 है i इंटू आई स्क्वायर, तो अंडर रूट से 4 का बन जाएगा 2, और 2 इंटू 2 4, और i अंडर रूट से आई का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा i,
तो कितना बन गया 9i। तो कला संबंध के लिए जो आई मैक्सिमम आया है वो कितना है 9i। सेकंड, जब स्रोत कला असंबद्ध हो तब क्या होगा, जो आई मैक्सिमम होगी परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता आई मैक्सिमम वो होगी अंडर I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, तो I1 आपके पास कितना है I है, और ये आपके पास 4i है, तो टोटल कितना बना है 5i। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखें कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियो मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, ये है इसमें कहा है कि चित्रानुसार, मतलब इसका चित्र यह है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म ए बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है, के पृष्ठ ए बी पर 45 डिग्री के कोण से आपतित होती है। चलिए हम बना लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है। अब इसने कहा है कि इसके पृष्ठ ए बी पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, मतलब ये हमने अभिलंब बना लिया और इस पे कोई प्रकाश किरण कितने एंगल पर आपतित हुई 45 डिग्री पर। जब 45 डिग्री पर आपतित तो होगी तो इसका अपवर्तन होगा, ये अपवर्तित होकर इधर चली गई, ठीक है, और यहां से मुड़ गई इस दिशा में। यह है ए, यह है बी और यह है सी। इसका ये एंगल और ये एंगल देखना। चलिए ठीक है, अब चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले इसमें कह रहा है कि निर्गत किरण पृष्ठ एसी से स्पर्श अपवर्तित तो होती है, यानी कि इसके स्पर्श निकल जाती है। प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखते हैं। ये कोण आपका 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। तो इस पृष्ठ के लिए अगर हम स्नेल का नियम भी लगाए, हम ये कह रहे थे कि इसका पूर्णांक कितना है, इसका पूर्णांक है n1 n2 बराबर n, और वायु में रखा है तो अपूर्णांक है n1 बराबर 1। ठीक है ना। अंतिम बात, जब ये प्रकाश किरण ऐसे चलेगी तो 45 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितने का बचेगा आपको ये देखना है, इस एंगल को भी देखना है। अब देखिए कुछ प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ हो, नहीं, चलिए इसे आप r मान लीजिए, ये कितना है r। तो पृष्ठ AC के लिए, पृष्ठ सॉरी AB के लिए आप स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से जब पृष्ठ AB के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे, अब स्नेल का नियम क्या होता है, ये होता है
N2/N1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। बात समझ में आ रही होगी? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। इससे इस तरीके से लगाने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि जब प्रश्न ए बी के लिए लगाएंगे N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, तो N1 कितना है 1, साइन आई कितना है 45 डिग्री, N2 कितना है n है, इंटू साइन आर। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 n इंटू साइन आर। यह आप n इधर कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास जो साइन आर की वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी 1/√2 इंटू n। यह समीकरण फर्स्ट। ठीक है इतनी बात। अब इस प्रश्न के लिए देखिए, इस प्रश्न के लिए अब आप एक बात जानते हैं, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है ना? जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल कौन होगा ये। अब कैसे होगा उसे बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका 45 डिग्री का एंगल है, ये कितना है आर। ये पूरा एंगल जो होता है पूरा ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा चूंकि अभिलंब है। मतलब मैं यहाँ एक बार आपको समझा रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है और आपकी जो किरण है यह है 90 डिग्री का एंगल और किरण जा रही है ये। ठीक है ना बात? तो ये कितने का है आर का, ये पूरा कितने का है 90 का, तो ऊपर का एंगल कितना बना 90 माइनस आर, मतलब ये ऊपर का एंगल बन चुका है 90 माइनस आर। ये कितने का है 90 का। तो अब ये एंगल कितने का रह जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल खींच लेता हूं मैं। समझ में आई ना बात? दोबारा देख लीजिए। मैंने कहा है कि अभिलंब होने के कारण ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि अभिलंबवत है। तो ये एंगल आर तो ऊपर कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। तो इन दोनों का ऐड कितना, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। तो 180 में से आप जब इनको घटाएंगे -90 -90 और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़कर 180 में से जब घटाएंगे तो 90 90 180 कट, तो ये कितना बच जाएगा आर। और अगर ये आर बचा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाला एंगल है आपके पास 90 माइनस आर। ठीक है कहानी। चलिए अब इस पृष्ठ एसी के लिए लगाते हैं। पृष्ठ एसी के लिए स्नेल के नियम से, जब पृष्ठ एसी के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे तो आप जानते हैं कि प्रकाश किरण इससे इसमें परावर्तित हो रही है, यानी कि आपतन कोण ये होगा भाई N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। आप लगाओगे तो इस माध्यम का पूर्णांक कितना है n है, साइन आई मतलब आपतन कोण कितना है 90 माइनस आर बराबर N2 कितना है इसके लिए, चूंकि इधर वायु है तो इधर भी वायु होगी 1 साइन आर का मतलब अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण कितना है 90 डिग्री का। ठीक है इतनी बात। चलिए n साइन 90 माइनस आर कोस आर 1 और साइन 90 का मान भी 1, तो यहां से आपके पास कोस आर इज इक्वल टू 1 इंटू 1
एन इधर बटे में, तो 1/n बच चुका है। इस कोस आर को मैं लिख लूंगा कोस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1/n²। मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर यह कोस स्क्वायर बन गया और यह 1/n² बन गया। आप जानते हैं कोस स्क्वायर आर को लिख सकता हूं 1 - के साइन स्क्वायर आर, लिख सकता हूं ना, तो लिख दिया। क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहां लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो उससे हमने कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली, 1 - के साइन स्क्वायर ए आ जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, क्योंकि अब कैलकुलेशन है। तो साइन आर की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है 1/√2 इंटू एन। तो 1 माइनस साइन आर की वैल्यू 1/√2 इंटू एन का स्क्वायर बराबर 1/n²। ठीक, ये 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब 2 रह गया, n का स्क्वायर बराबर 1/n²। ये उधर पहुंचा दीजिए 1 बराबर, या थोड़ा आसान, चलिए उधर ही पहुंचा दीजिए 1 बराबर, उधर जाकर प्लस 1/n²। इनका एलसीएम ले लीजिए, 1 बराबर एलसीएम कितना आएगा 2n²। जब 2n² आएगा तो इसी से भाग देंगे 1 प्लस इससे भाग देंगे 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 2n²। ये कितना 1 इंटू 1 + 2 3, 2 में, तो n² बराबर कितना 3/2। वर्गमूल लेंगे तो n बराबर बन जाएगा √3/2। कुछ किताब में इसका आंसर आपको गलत दिया हुआ होगा, उसमें दे रखा है √3/2। ठीक है, तो वो आपका गलत है, ये इसका सही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस सेट में पेपर में सबसे कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग मेथड से होते हैं। तो साफ कर देता हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का जो फोटो है वो ये है। चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब अगर मैं इसी चित्र की बात करूं तो धारा ऐसे बहेगी, आपने धारा को मान लिया I, और ये धारा इसमें बट जाएगी, आपने क्या लिखा I1, और धारा इधर बट जाएगी I2। मतलब जब आप इससे चलोगे तो धारा I टोटल, और यहाँ आते ही समांतर क्रम बन रहे हैं, तो कुछ धारा इधर और कुछ धारा इधर। तो आपने इस 4 ओम में धारा को मान लिया I1 और इधर मान लिया I2। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको जो वोल्टेज दे रखे है, टोटल वोल्टेज E, वो कितनी है 5 वोल्ट। आप V भी कह सकते हैं, E भी कह सकते हैं। इसमें भी आई जाएगी। अब सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, चलिए इन प्रतिरोधों को मान लीजिए, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है बात। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों कैसे है समांतर क्रम में। तो R2 और R3 का, R2 व R3 का समांतर क्रम में,
मतलब R2 और R3 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। और आप जानते हैं कि दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका होता है R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, मतलब दोनों के ऊपर प्रोडक्ट और अपॉन में ऐड। R2 कितना है 4, ये कितना है 6, नीचे 4 प्लस 6 तो ऊपर 24, 4 प्लस 6 10 और डिवाइड करके आ जाएगा 2.4 ओम। ठीक है बात। अब इसके साथ ये किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो आपका जो कुल प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध R वो होगा R डैश प्लस के R1, जो कि ये और ये फिर किस क्रम में जुड़ जाएगा, ये श्रेणी क्रम में। R डैश आपका है कितना दे रखा है 2 ओम प्लस, और ये कितना है 2.4, तो आपके पास जो R आया है वो है 4.4 ओम। तो टोटल प्रतिरोध आपने निकाल लिया है। अब ये जो I2 धारा बह रही है ना, इसमें कितनी धारा बह रही है I2। अगर आपने इस धारा को निकाल लिया मतलब टोटल को, तो टोटल धारा I इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो हम एक काम करेंगे कि इस पॉइंट पर इसे B मान लेता हूँ और इसे C मान लेता हूँ। तो B C पर हम सबसे पहले विभवांतर ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि अगर मैं V B C ज्ञात करूँ टर्मिनल विभवांतर, तो E माइनस आई इंटू आर होगा। आर का मतलब इस सेल के साथ जो रेजिस्टेंस जुड़ा है तो इसे मैं कह दूंगा R1, और आई कितना होगा, आई होगा टोटल E अपॉन टोटल R। ठीक है बात। E कितना है आपके पास बताइए। E है 5 वोल्ट, 5 बटे कितना आया टोटल R 4.4, और R1 कितना है 2, तो ये कट गया 5 5 2.2, ये हटाया ऊपर 0 बढ़ा दी, 22 पंजे 110 माइनस 50 बटे 22, तो कितना बन जाएगा 110 में 50 गए 60। इतने वोल्ट विभवांतर आ चुका है इस बी और सी के बीच में। तो आपके पास विभवांतर है, रेजिस्टेंस है, और आपको केवल धारा निकालनी है। आप जानते हैं कि जो I2 होगा, ओम का नियम आप सबने पढ़ रखा है, R बराबर V अपॉन आई। अब यहाँ I इधर R इधर, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, पढ़ा है ना। तो इस सूत्र को याद रखेंगे और इसे हमें यूज करेंगे। तो I2 होगा VBC अपॉन, अब इसका रेजिस्टेंस कितना है R3, तो VBC होगा 60 बटे 22, और R3 कितना है 6.60, तो 10 बटे 22 और डिवाइड करोगे तो 0.45 एम्पीयर। ठीक है, 22 पंजे 110, लगभग कितना बैठ जाएगा 0.45 के आसपास। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्या 5, और 5 का चित्र है ये भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए क्या दे रखा है। इसने कहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर दे रखा है इतना, 5 V बराबर 282 साइन 100 पाई इंटू टी। ठीक है बात। और C कितना एफ,
ये लिख लीजिए कि सी बराबर दे रखा है 10/πf, 10/πf। एल भी दे रखा है 40/π, ये हेनरी है आपका, हेनरी। और आर आपको दे रखा है कितना, 2000 ओम। और आर डैश दे रखा है ये भी 2000 ओम। अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। आप जानते हैं कि सूत्र होता है वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। तो हम वी नोट साइन ओमेगा टी से जब तुलना करेंगे तो यहाँ से दो टर्म्स निकलेगी। एक तो वी नोट की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 282, और साथ में ओमेगा निकल जाएगा 100 पाई। ठीक, तो क्वेश्चंस में आपको इतनी वैल्यू गिवन है, निकालना क्या है, निकालना है आपको इसमें, देखिए इसमें गलती से दो चीज छूट गई है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें दो बात निकालनी है। पहला आपको निकालना है प्रतिबाधा, ठीक है जी। प्रतिबाधा का मतलब टोटल जेड। एक निकालना है आपको वी आर एम एस, वी आर एम एस का मतलब वर्ग माध्य मूलमान। और एक निकालना है आपको एक्स एल, ठीक है। और एक फोर्थ ऑप्शन आप अपने आप बना लेते हैं, एक निकालना है एक्स सी। ये चीजें ज्ञात करनी है। वैसे 3 करनी है, मैंने अपने आप से 4 भी लिख ली। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है, किसका, प्रतिबाधा। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक्सएल और एक्ससी निकालते हैं, क्योंकि सूत्र में इनका यूज होगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या निकालेंगे, एक्सएल। और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, यही होता है ना, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 100 पाई। और एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 40/पाई। तो पाई से पाई कट, मतलब ये बन चुका है 4000 ओम। इतनी बात समझ में आई, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन आप निकाल लीजिए एक्स सी। एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं 100 पाई है। और सी की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है, 10/पाई। पाई से पाई कट, 1/1000 ओम। आपके पास दो वैल्यू निकल गई है। थर्ड ऑप्शन में अब निकाल लीजिए आप प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, वो होता है जेड बराबर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। बात समझ में आ चुकी है। अब जो मैं अब बताऊंगा वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करेंगे इस क्वेश्चन में। एक तो आपको आर दे रखा है ये, और एक आर डैश ये भी दे रखा है स्रोत की। तो यानी कि जो टोटल बाह्य प्रतिरोध होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है सब, तो इसका और इसके योग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो टोटल मतलब इसे मैं इक्विवेलेंट लिख लेता हूं। इक्विवेलेंट का मतलब इक्यू, यानी कि टोटल। तो जेड बराबर एक्सएल आपने कितना निकाला है, 4000, माइनस एक्स आपने कितना निकाला है, 1/, ये स्क्वायर। और जो आर इक्विवेलेंट होगा, मतलब इनको थोड़ा सा मैं यही लिख दूंगा। आर बराबर आपके पास कितना है, 2000। आर डैश कितना है, ये भी आपके पास 2000 है।
और आर इक्विवेलेंट जो निकालोगे आप वो होगा आर प्लस आर डैश, मतलब कितना टोटल 4000 ओम। ठीक है इतनी बात। तो ये भी आपका कितना हुआ 4000। ठीक है, 4000 में से 1/1000 घटाना है, मतलब ये मान लीजिए कि इसकी वैल्यू होगी 0.001। और जब आप जानते हैं कि 4000 में से ये घटाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 0.001 घटा रहे हैं 4000 में से, कितना बैठेगा लगभग 3999.999, तो लगभग 4000 होगा। तो इसे कह सकता हूँ लगभग 4000 प्लस 4000। तो आप जानते हैं 4000 स्क्वायर प्लस 4000 स्क्वायर का मतलब होगा 2 इंटू 4000 का स्क्वायर, ये √2, और 4000 का जो स्क्वायर है रूट से साफ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4000। √2 का मतलब होगा 1.41, गुना कर दीजिए 4 एकम 4, या पूरा लिख लिए 4.414, 4 चौक 16 का 6 का, हंसी लग गया 1, 4 एकम 4 1 5, 4 चौक 16, ये 3 अंकों बाद दशमलव है 3 जीरो से साफ, तो इतने ओम बन गया है इसका आंसर प्रतिबाधा। ठीक है, अब लास्ट में निकालते हैं नंबर 4 में VRMS, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज निकालना है, यानी कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना। तो VRMS होता है V0/√2। तो V0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 282, और इसकी वैल्यू है 1.41। आप जानते हैं पॉइंट लगाओगे ऊपर कितना 2 जीरो यानी कि 100, और 141 दूनी 282, यानी कि 2 इंटू 100 कितना 200 वोल्ट। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपने सारे क्वेश्चन को मतलब इसमें जितनी गिवन वैल्यू थी उन्हें निकाल दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो सॉल्यूशन नंबर 6 आपको चित्र बनाना है। अब एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, ये कुंडली है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी बैटरी है, और ये आपका स्विच ऐसे है। ठीक है ना, ये बन चुका है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, धारा आई है, और इसमें 5 ओम है, धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, 5 हेनरी है L, और ये R कितना है 10 ओम है, और धारा जो बह रही है वो है I2। अभी आपने कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हल्की सी बात है, दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1 I2 के मान ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन है कि स्विच S को जिस अक्षम दबाते हैं, दूसरी कंडीशन है कि S को काफी देर तक दबाते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट की बात है इसमें, अगर ये आप समझ लेते हैं क्वेश्चन आसान। सबसे पहली बात क्या कहा कि स्विच S को जिस अक्षम दबाते हैं, स्विच S को जिस अक्षम दबाते हैं, अब जैसे ही स्विच को हम दबाएंगे, इसको जो ऐसे है,
तो दबाते समय ये जो एल है ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, यानी जो कुंडली है स्विच एस को जिस अक्सन दबाते हैं उस अक्सन कुंडली खुले परिपथ की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करेगी? खुले परिपथ की तरह। मतलब ऐसे जैसे कि यहाँ सर्किट ओपन हो, कोई तार मिला हुआ ना हो, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब I2 की वैल्यू कितनी? 0। आपके पास केवल ये प्रतिरोध बचा है, ये वोल्टेज बची है, मतलब I बराबर किसके होगी? I1 क्या होगी? क्योंकि जितनी धारा यहाँ को बहेगी उतनी ये बहेगी, ये तो सर्किट कट चुका है। तो I1 बराबर I और कितनी? V अपॉन R होता है, V आपके पास है 10 और R1 कितना है? 5, तो कटकर कितना? 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में। अब फिर क्या कहा है? इसने कहा कि एस को काफी देर तक दबाते हैं, स्विच एस को काफी देर तक दबाते हैं। अब जैसे ही स्विच को ज्यादा देर तक दबाएंगे तो ये कुंडली है उस अक्सन कुंडली एक तार की तरह कार्य करेगी। बात समझ में आई है? यानी कि एक तार बन जाएगा बस, फिर ये प्रतिरोध में धारा बहेगी, यानी कि उस समय I1 की भी वैल्यू होगी, I2 की वैल्यू भी होगी और I की भी। अब यदि मैं आप ये कहूँ कि R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, ये किसकी तरह कार्य करेगी? एक तार की तरह। मतलब इस कुंडली का इसमें और अन्य कोई कार्य नहीं होगा धारा के मान में। तो हम सामान्य सी बात ये कहेंगे कि ये दोनों जो आपके रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो समांतर क्रम में होंगे। तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? R बराबर R1 गुना R2 बटे R1 प्लस R2, मतलब 5 गुना 10 बटे 5 प्लस 10, तो 50 बटे 15। 5 से काट दीजिए, 5 दशम 50, 5 ते 15, तो इतने ओम इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, धारा I की वैल्यू कितनी होगी? अब धारा जो I होगी वो होगी आपके पास V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है? 10 है, और ये कितना है? 10 बटे 3। 10 से 10 कट, 3 ऊपर, तो इसकी वैल्यू आ गई आएगी 3 एम्पियर। I1 कितना होगा? I1 होगा V अपॉन R1। ये क्योंकि जितना रेजिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, तो इसके सिरों भी कितना है? 10 वोल्ट। तो 10 बटे R1 5 है, तो 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। ठीक है, I2 निकालना है आपको। तो I2 अब आप जानते हैं टोटल I कितनी थी? 3 एम्पियर। ठीक है ना, 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर तो चली गई इधर, तो बाकी कितनी बचेगी? मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि I माइनस I1 बचेगी। तो I3 ये 2 बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, आप इस वाले सूत्र से भी कर सकते हैं V अपॉन R2 लिखकर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन कहा है कि इसमें, अच्छा 7वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसने कहा है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली
प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में आपको जो कार्यफलन दे रखा है W, वो कितना दिया हुआ है 0.5 eV। कार्यफलन वाली प्लेट पर क्रम से इतने इतने ऊर्जा वाले फोटोन डाल रखे, मतलब E1 आपको दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर दोबारा E2 दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन आपतित होते यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा K1 K2 हो तो वे क्रम से V1 V2 अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, आप आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी प्रकाश विद्युत समीकरण, वो क्या थी कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, वो थी E बराबर माइनस के W। ठीक है, E क्या थी, E थी फोटोन की ऊर्जा, यानी जो फोटोन आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा। W क्या था, कार्यफलन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अब अगर मैं पहले के लिए लिखूं तो K1, अब मैक्सिमम भी होगी, बस ये कह लीजिए कि K बराबर E माइनस W है, तो K1 बराबर E1 माइनस के W। तो E1 आपके पास है कितना 1, और ये कितना है W 0.5, तो घटाकर कितना बच गया 0.5 EV बचा है। K2 कितना E2 माइनस W, भाई W तो चेंज होगा ही नहीं चूंकि जो धातु है सेम ले रखी है पृष्ठ, तो E2 2.5 और ये कितना 0.5, तो 2.5 में से 0.5 गया, 2 बच गया है। अब फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है K1 बटे K2, मतलब अनुपात पूछा है, तो K1 बटे K2 निकाल लीजिए, और K1 आपके पास है 0.5 EV और यह है 2.0 EV। EV से EV कट, पॉइंट से पॉइंट कट, मतलब 5/20, और 5 ही कम 5, 5 चौक 20, तो 1/4 इसका आंसर आ चुका है सेकंड। आप जानते हैं कि K1 बटे K2, अगर मैं इसकी ऊर्जा का फॉर्मूला लिखूँ तो 1/2 mv1 और 1/2 mv2, यही होगा। 1/2 m से 1/2 m कट, तो V1 बटे V2 यानी कि वर्गमूल लग जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V1 बटे V2 बराबर जो होगा वो अंडर रूट K1 बटे K2 होगा। भाई आपने दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लिया तो इसका तो वर्ग हट गया, इसका वर्गमूल लग गया, तो अब K1 बटे K2 कितना था 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, मतलब आपके पास V1 बटे V2 की वैल्यू आ चुकी है 1/2, और यहाँ से K1 बटे K2 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, तो हमने ये दोनों चीज़ें निकाल दी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ये भी आए हैं, यानी कि टोटल ये देखिए कि न्यूमेरिकल्स 12 आए हैं आपके एग्जाम में, मतलब आर्टिकल का हिस्सा, परिभाषाओं का हिस्सा बहुत कम था इस पेपर में, आर्ट एंड न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल थे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं 12वें को। इसने कहा है कि प्रदत्त चित्र में पेन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत देखते कैसे है, देखिए ये है आपका पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। इसमें जो आपका त्रिभुज होता है ये प्लस को प्रेजेंट करता है, और ये जो लट्ठा है डंडा है ये वाला, ये माइनस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात, मतलब कहने का है कि ये P है और ये N है। ठीक, अब ध्यान रखना है कि यदि जो P सिरा है, P का मतलब ये वाला,
अगर इसका विभव ऊंचा और n का विभव नीचा, तो ये जो कंडीशन होगी, इसका विभव ऊंचा हो, इसका विभव नीचा हो, तो होगा अग्र अभिनत। क्या होगा? अग्र अभिनत। और अगर जस्ट उल्टा हो, त्रिभुज वाला, ये मैं बना देता हूं ऐसे, अगर ये नीचे विभव पर हो और जो n है ये प्रेजेंट कर रहा है, ये ऊंचे विभव पर हो, तो ये कंडीशन किसकी होगी? उत्क्रम अभिनत की। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आप खुद बता देंगे। देखिए प्लस वाला के पास -3 है और निगेटिव के पास -5 है। हमने बोला है कि अगर इस प्लस वाले के पास ऊंचा और इसके पास नीचा हो, अब आप जानते हैं कि वैसे 5 ज़्यादा होता है, 3 कम होता है, लेकिन जैसे ही माइनस चिन्ह लगेगा तो जस्ट उल्टा, ये बड़ा, माइनस चिन्ह लगने पर ये बड़ा और ये छोटा, यानी कि ये ऊंचा है और ये नीचा है। तो ऊंचा P के साथ और नीचा N के साथ जुड़ा होगा, तो ये कंडीशन किसकी होगी? अग्र अभिनत। यानी कि ये जो सर्किट है आपका, ये क्या है? अग्र अभिनत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं ये, इसने कहा है कि C1 माइक्रोफेरेड तथा C2 माइक्रोफेरेड धारिता के दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता इतनी है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 4.8 है। तो C1 व C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात करना। तो सॉल्यूशन है 8। अब इसने पहले दे रखा है C1 और C2, संधारित्रों को कैसे क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो होती है C1 प्लस C2, और वो कितने रखी है आपको? 20 माइक्रोफेरेड। समीकरण फर्स्ट। इतना आप जानते ही होंगे कि समांतर क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता होती है C1 प्लस C2। फिर इसने किस क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कितनी दे रखी है? 4.8 माइक्रोफेरेड। अब श्रेणी क्रम में क्या होती है? ये समांतर का है और ये किसका है? श्रेणी क्रम का। तो C1 गुना C2 बटे C1 प्लस C2 बराबर दे रखा है 4.8 माइक्रोफेरेड। ठीक है बात इतनी। चलिए C1 इंटू C2, और C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? 20। तो 4.8 ये इधर गुना कर दीजिए। C1 इंटू C2 ये बन चुका है कितना? 4.8 गुना 20, 0 से दशमलव गई, 48 दूनी 96। तो C1 इंटू C1 बराबर है 96 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अभी आप ये कह लीजिए कि समीकरण सेकंड। अब यहाँ से आपको या तो आप C1 और C2 की वैल्यू को निकाल लीजिए। और वो कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास एक सूत्र लगाएंगे हम, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, और ये होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू C2। C1 प्लस C2 आपके पास दे रखा है 20। 4 गुना C1 इंटू C2 है 96, 20 का वर्ग 400, और 96 चौक होता है 384। तो 400 में से 384 जाकर बचेंगे 16, और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो C1 माइनस C2 का जो वर्ग है वो 4 का वर्ग है, तो कट गया। तो C1 माइनस C2 जो बना है वो 4 बना है, समीकरण थर्ड। ठीक है बात। चलिए
अब C1 प्लस C2 आपके पास कितना आया हुआ है समीकरण फर्स्ट में 20। तो इस समीकरण में ये काट दीजिए C1 2C1 24 कट कर कितना C1 की वैल्यू आ चुकी है 12। यहां पर कर लीजिए ये C1 की वैल्यू आप कोई सी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, मान लिया हमने इस समीकरण में रख दी तो C1 की वैल्यू 12 प्लस C2 बराबर 20। तो C2 बराबर 20 माइनस के 12 मतलब C2 आ जाएगा 12 में 20 में से 12 गए 8। तो C2 निकल चुका है और C1 निकल चुका है। आपको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात किसका C1 बटे C2 का। तो C1 आपके पास कितना है 12 है और ये आपके पास 8 है। तो 4 से काट दीजिए 4 दिए 12 और 4 दूनी 8। तो ये इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या कहा है कि 25 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति है। आवृत्ति को आप किससे प्रेजेंट करते हैं एफ से और वो कितनी रखी है 25 मेगाहर्ट्ज। और 25 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है 1 मेगाहर्ट्ज में होते हैं 10 की घात 6 हर्ट्ज। यानी कि 25 गुना 10 की घात 6 हर्ट्ज है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स एक्स के अनुदिश चल रही है। किसके अनुदिश एक्स एक्स के। और निर्वात में किसी बिंदु पर ई की वैल्यू कितनी है 6.3 जे वोल्ट प्रति मीटर। किसकी वैल्यू याद करनी है आपको बी की। अब आप एक बात जानते हैं कि आपके पास एक सूत्र होता है E बटे बी बराबर सी। तो बी बराबर यहां से आ जाएगा E अपॉन बी सी। सॉरी दोबारा देख लीजिए आपको बी निकालना है सी इधर यानी कि बी बराबर ए बटे सी। ए की वैल्यू आपके पास है 6.3 और सी होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। तो कितना 3 गुना 10 की घात 8। तो 3 से इसे काट दीजिए तो बी बराबर क्या बचेगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 10 की घाट ऊपर जाकर माइनस इतने टेस्ला। अब ये क्या बना है परिमाण। दिशा किधर होगी। अब आप जानते हैं कि जो संचरण है तरंग का वो किस दिशा में है एक्स एक्स दिशा में। भाई तरंग का संचरण किधर है एक्स एक्स के अनुदिश है। जो वैद्युत अक्षेत्र है वैद्युत अक्षेत्र वो किस दिशा में। अब जे लगा है तो इसका मतलब वाई अक्ष की अनुदिश है। तो सिंपल सी बात है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बची फिर एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष हो गया तो क्या बचेगा जेड अक्ष। और जेड अक्ष का मतलब क्या होता है के कैप। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब इस परिपथ में कितनी धारा है I बराबर 5 मिली एम्पियर और टोटल वोल्टेज जो V है वो कितनी है 1.5 वोल्टेज है। इसकी जो डायोड है आपका पीन संधि डायोड इसकी वोल्टेज को आपने V1 मान लिया वो कितनी है 0.5 वोल्टेज। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल वोल्टेज है वो 1.5 है। इसकी वोल्टेज आपको दे रखी है तो इस आर के सिरों पर आप वोल्टेज निकाल लीजिए। तो आर के सिरों पर जो वोल्टेज निकलेगी वो इस पूरे में से ये घटा दीजिए मतलब V माइनस V1। तो V कितना है 1.5 है। भाई आप जानते हैं ना
जो वी आर होगा वो होगा वी माइनस वी वन। वी कितना 1.5 और ये कितना 0.5। तो वी आर होगा, वी आर का मतलब है आर के सिरों पर वोल्टेज। तो ये बच गया है आपके पास 1.0 वोल्ट। आई आपके पास है 5 मिली एम्पियर का मतलब होता है 5 गुना 10 के घात माइनस के 3 एम्पियर। तो आर निकालना है, आर बराबर क्या होगा वी अपॉन आई। ठीक है, वी आर की वैल्यू आपने निकाली है 1 और इसकी वैल्यू है इतनी, 10 की घात 3 ऊपर जाकर प्लस बटे 5, और 10 की घात 3 की जो वैल्यू होती है इसका मतलब होता है 1000। तो जब काटोगे तो कितना बन जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 200 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अंतिम। इसने कहा है कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। मतलब आपके पास एक तो दे रखा है प्रोटॉन और एक दे रखा है अल्फा कण, गतिज ऊर्जा कैसी है उनकी समान है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा Kp और अल्फा कण की K अल्फा। तो Kp बराबर क्या है K अल्फा है। ठीक है, इस के लिए जो सूत्र होता है लैम्डा का वो होता है h अपॉन अंडर रूट 2m के। सूत्र क्या होता है h बराबर लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m के। तो अगर मैं यहां से ये बात कहूं कि h कांस्टेंट है, k इसने पहले ही बराबर दे दिया है, कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है, तो क्या लैम्डा अनुक्रमानुपाती होगा 1 अपॉन अंडर रूट m के। भाई h प्लांक कांस्टेंट है, पहली कांस्टेंट है, k इसने पहले ही बराबर दे दिया है, तो दो पहले ही संख्या तो कांस्टेंट है, यानी कि क्या बचा लैम्डा जो अनुक्रमानुपाती होगा वो 1 बटे अंडर रूट m के होगा। तो इसने तरंग दैर्ध्यों का पूछा है ना अनुपात, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो लैम्डा प्रोटॉन बटे लैम्डा अल्फा होगा वो होगा अंडर रूट m अल्फा बटे m प्रोटॉन। और आप जानते हैं कि अल्फा कण का जो मास होता है वो प्रोटॉन की अपेक्षा 4 गुना होता है, इसका m। मतलब अगर मैं यहीं पर लिख दूं जो m अल्फा होगा वो 4m, और प्रोटॉन का मास अगर आप m मान लो तो m अल्फा का हो जाएगा 4m। m से m कट, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो हो जाएगा आपके पास 2:1। ठीक है, मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी प्रोटॉन की और इसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो अब इस सेट के सभी क्वेश्चन आपके हो गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सब बच्चों को धन्यवाद।